आज की वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक देखें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन। तो ये हमारे लॉ ऑफ सप्लाई का तीसरा वीडियो है। हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखें, देन आप थर्ड वीडियो पे आइए, तभी आपको लॉ ऑफ सप्लाई को समझने में थोड़ा आसानी होगा और आप लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्सेप्शन के बारे में कवर करेंगे। हमने अभी तक लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में क्या सीखा है? हमने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में अभी तक हमने क्या जाना है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हायर रहता है तो उसका सप्लाई भी हायर होता है। मीन जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहेगा तो उसका सप्लाई भी ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेलर अपना जो है उस प्राइस में क्या है, प्रॉफिट मार्जिन देखता है। सेलर ये देखता है कि जिस प्रोडक्ट में, जिस कमोडिटी में उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा मार्जिन प्रॉफिट का निकलेगा, ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने की कोशिश करेगा। तो बात यहीं पे क्लियर होती है कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे ज्यादा होगा, सेलर भी उसका सप्लाई ज्यादा करेगा क्योंकि उसको वहां से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा। दूसरी बात, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस लोअर होगा तो उसका सप्लाई भी लोअर होगा क्योंकि सेलर यहाँ पे ये देखेगा कि उसको कौन से गुड्स और उसको कौन से कमोडिटी को सेल करने पे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो बात ये आता है कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रहता है उसमें उस सेलर का ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करेगा। और ये देखेगा जिस गुड्स का, जिस कमोडिटी का प्राइस क्या रहेगा, लोअर रहेगा, जिस कमोडिटी का प्राइस सबसे कम रहेगा, ऐसे कमोडिटी का सप्लाई क्या होगा, कम होगा, लोअर होगा। क्योंकि यहाँ पे सेलर को क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, कम निकलता है। तो एक्सेप्शन की केस में क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। एक्सेप्शन के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होता है। हमने लॉ ऑफ सप्लाई में देख रहे हैं कि हायर प्राइस पे हायर सप्लाई हो रहा है और लोअर प्राइस पे लोअर सप्लाई हो रहा है, लेकिन एक्सेप्शन के केस में इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसका जस्ट यहाँ पे उसका उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन और कुछ सिचुएशन ऐसे हैं कि जहां पे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, हायर होगा। कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन ऐसे होंगे यहाँ पे एक्सेप्शन के केस में कि जहां पे प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा लेकिन सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे इसका लोअर होगा। मीन्स हम एक्सेप्शन की कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन देखेंगे कि जहां पे देखेंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस तो हायर है तो सप्लाई भी हायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ये एक्सेप्शन के केस में होगा। और दूसरा कंडीशन आप यहाँ पे ये देखेंगे एक्सेप्शन के केस में कि कमोडिटी का प्राइस क्या है, लोअर है, प्राइस लोअर है तो सप्लाई क्या होना चाहिए था, लोअर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है तो यहाँ पे क्या होगा, उसका सप्लाई भी ज्यादा होगा। ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंडीशन किस में अप्लाई होता है, एक्सेप्शन के केस में। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस हायर है तो उसका क्या होना चाहिए था, सप्लाई ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई लोअर हो रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ पे प्राइस क्या है, लोअर है तो सप्लाई भी लोअर होना चाहिए था, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है। इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लाई भी ज्यादा हो रहा है। तो एक्सेप्शन के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होगा। आप
कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन आप देखेंगे जहां पे प्राइस हायर है फिर भी उसका सप्लाई क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है। आप दूसरा कंडीशन ये भी देखेंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, लोअर है, लेकिन उसका सप्लाई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। हमारा पहला एक्सेप्शन क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर। तो लेबर के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। लेबर के केस में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो चीजों का बात करने वाले हैं। पहली बात हम लोग करेंगे वेजेस की और दूसरी बात करेंगे नंबर ऑफ आवर्स की। मीन्स यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर में दो चीजों का यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। फर्स्ट थिंग्स है वेजेस और सेकेंड थिंग्स है आपका नंबर ऑफ आवर्स मीन्स वर्किंग आवर्स। तो जब हम यूथ होते हैं या हमको जब न्यू जॉब मिलता है तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। 8 घंटे के लिए अगर मुझे 10,000 रुपया पे हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, और हार्ड वर्किंग करूंगा और मेहनत करूंगा। तो यहाँ पे अभी मैं 9 घंटा काम करके 12,000 मुझे सैलरी मिल रहा है। दूसरी बात, मैंने क्या किया, 10 घंटा काम करना चालू कर दिया और मुझे उसके बदले में कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, 14,000 का रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मेरा क्या होगा, सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, लेट्स से 20,000, लेकिन मेरा नंबर ऑफ आवर्स दैट इज वर्किंग आवर्स मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट देखेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना थोड़ा आराम करने की कोशिश करेंगे, जहां पे मेरा सैलरी तो इंक्रीज होते जाएगा लेकिन मेरा नंबर ऑफ आवर्स दैट इज वर्किंग आवर्स क्या होते जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा। इसलिए लेबर के केस में मेरा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज कोई टीचर है, उसने क्या किया, अपना एक खुद का क्लास स्टार्ट किया और पूरे क्लास में अकेला ही इंडिविजुअल सिंगल पर्सन वही है जो पूरी क्लास को मैनेजमेंट कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, टीचिंग भी कर रहा है। मीन एवरीथिंग, पूरा ऑल टोटल वर्क शुड बी डन बाय ओनली वन पर्सन। तो वो क्या कर रहा है, 8 घंटा पूरा अपनी क्लास में काम करता है और उसके बदले में उसको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 10,000 का रिवॉर्ड मिल रहा है। दूसरी बात, उसने और एफर्ट किया और मेहनत करना चालू कर दिया, तो मीन्स यहाँ पे 9 आवर्स दैट इज 9 घंटा काम करके उसको कितना मिलना, सैलरी मिलने चालू हो गया, 12,000 उसको सैलरी मिलना चालू हो गया। उसने क्या किया, और हार्ड वर्किंग किया और मेहनत किया, उसने 10 घंटा काम करके उसको 14,000 सैलरी मिलने लगा। 14,000 सैलरी मिलने लगा मीन फीस के रूप में जो कलेक्ट हो रहा है पैसा, उसको 14,000 रुपया आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे उसको सैलरी क्या हुआ, बढ़ गया 16,000, लेकिन उसने क्या किया, नंबर ऑफ आवर्स दैट इज वर्किंग आवर्स क्या हुआ, वो रिड्यूस हो गया, दैट इज 9 घंटे वो काम करना चालू हो गया। क्योंकि उसने क्या किया, अपने कुछ एम्प्लॉय को हायर कर लिया। मीन्स कुछ एम्प्लॉय को हायर करने लगा कि वो जो कि मैनेजमेंट करे, कंट्रोल भी करे, थोड़ा बहुत मीन्स वो रिलैक्स होने लगा, अपने काम में थोड़ा क्या करने लगा, डिसेंट्रलाइज करने लगा, मीन्स अपना काम कुछ लोगों को आउटसोर्स करने लगा। तो यहाँ पे उसकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे वर्किंग आवर्स क्या हो रहा है, उसका रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे इसकी सैलरी क्या हुआ, थोड़ा और बढ़ा, दैट इज 18,000 रुपीज उसका सैलरी हो गया, लेकिन इसका वर्किंग आवर्स क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। होना क्या चाहिए था कि जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, उसी से रिलेटेड आपका वर्किंग आवर्स भी क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, लेबर क्या करते हैं, उनका सैलरी इंक्रीज होता है लेकिन वर्किंग आवर्स धीरे धीरे रिड्यूस होते जाता है, क्योंकि वो थोड़ा रेस्ट करना चालू कर देते हैं। मीन्स वो थोड़ा अपने काम को आउटसोर्स करने लगते हैं, कुछ टीचर को, कुछ एम्प्लॉय को हायर करते हैं जो कि उनका काम करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि होना ये चाहिए था यहाँ पे 9 की जगह पे यहाँ पे 11 घंटा होना चाहिए था और 8 की जगह पे 12 घंटा काम होता तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वर्किंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 8 9 10, उसके बाद मेरा वर्किंग आज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 10 से 9 घंटे पे आ गया, 9 से 8 पे आ रहा है। और हमारा सैलरी देखिए, सैलरी जो हो रहा है 10 से 12 क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर क्या होते हैं, यहाँ पे अपना थोड़ा रेस्ट और अपने आप को थोड़ा आराम देना चालू कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सैलरी तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वर्किंग आवर्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। इसलिए हमारे टेक्स्ट बुक में छोटा सा एग्जांपल दिया है, हम लोग इसको यहाँ पे शेड्यूल और कर्म के रूप में समझेंगे कि हमारा लेबर के केस में लॉ ऑफ सप्लाई क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है। तो हमने यहाँ पे वेजेस लिए हैं और हमने यहाँ पे वर्किंग आवर्स लिया है। हमने यहाँ पे वेजेस हमारा देखिए, वेजेस हमारा कितना है, 100 रुपीस है। तो जब हमारा वेजेस 100 रुपीस था तो हम लोग कितना घंटे काम कर रहे थे, 5 घंटा हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन हमारी सैलरी और इंक्रीज हो गया, 200 आ गया, तो हमने अपने वर्किंग आवर्स को भी इंक्रीज कर दिया, दैट इज 7 आवर्स। अभी हम लोग कितना घंटा काम कर रहे हैं, 7 घंटा काम कर रहे हैं। यहाँ पे तीसरी कॉलम में देखिए हमारा सैलरी कितना और इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, हमारा वेजेस 300 इंक्रीज हो गया, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो गया। तो इसी वर्किंग आवर्स हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया, तो इसलिए माना गया लेबर के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। होना क्या चाहिए था कि हमारा जैसे वेजेस बढ़ जाता तो हमारा यहाँ पे 6 की जगह पे 8 या 9 घंटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा हो गया कि 7 आवर्स से क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, कितने घंटे पे आ गया, 6 आवर्स आ गया। इसलिए लेबर के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इसी चीज को हम लोग कर्व में देखेंगे कि हमारा जो है लेबर का जो सप्लाई है क्या हो रहा है, एक बार अपवर्ड होते जा रहा है, फिर क्या होता है दूसरी के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, बैकवर्ड हो जाता है, हमारा सप्लाई क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। हम लोग इसको कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जब हमारा 100, यहाँ पे हमने x लिया है, हमने y लिया है, और यहाँ पे x में हमने r लिया है वर्किंग आवर्स को, और y एक्सिस पे हमने क्या लिया, वेजेस लिया है, और हमने यहाँ पे x एक्सिस पे r लिख के रखा हमने 5 6 7, यहाँ पे देखिए 5 6 7 हमारे पास है, और दूसरे y के केस में हमने यहाँ पे वेजेस लिया है 100 200 300। आप देखिए जब हमारा 100 वेजेस था तो हम वर्किंग आवर्स हमारा कितना था, 5 था, तो हमारा वेजेस 100 यहाँ पे, वर्किंग आवर्स हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बात, जब हमारा सैलरी कितना था, वेजेस 200 था, तो हमारा वर्किंग आवर्स कितना है, यहाँ पे 7 आवर्स है, तो 2 घंटा हम लोग 200 रुपए हमको मिलता था, तो हम लोग कितने घंटा काम करते थे, 7 घंटा काम करते थे, तो यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे है। दूसरी बात, जब हमारा सैलरी कितना हो गया, 300 हो गया, तो हमारा वर्किंग आवर्स कितना है, 6 है, वर्किंग आवर्स हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो 300 पे हमारा वर्किंग आवर्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 300 है और 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे एक बार हमारा क्या हो रहा था, कर्व अपवर्ड जा रहा है, और दूसरी बात हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्व बैकवर्ड हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा S हो जाएगा, ये हमारा S1 हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा। तो आप यहाँ पे हमारा जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई का जो लेबर सप्लाई का जो कर्व है, एक बार क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, और ये वाला जो कर्व हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। तो हमारा लेबर सप्लाई जो है अप टू सर्टेन पीरियड तक हमारा अपवर्ड जाएगा, मींस यहाँ पे डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हमारा जो है लेबर का जो सप्लाई क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, हमारा सप्लाई का जो है लेबर सप्लाई क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। इसलिए माना गया है कि लेबर के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा एक्सेप्शन क्या हमारे पास, एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। हमारा जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है मोस्टली वो डिपेंड होता है वेदर कंडीशन पे और मॉनसून पे। हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेजोरिटी किसके ऊपर डिपेंड है, मोस्ट ऑफ डिपेंड हम लोग वेदर कंडीशन पे, दैट इज मॉनसून पे।
तो सपोज किसी पर्टिकुलर ईयर में हमारा वेदर कंडीशन दैट इज मॉनसून अनफेवरेबल रहा, हमारा वेदर कंडीशन क्या हुआ, अनफेवरेबल रहा, अच्छा मॉनसून नहीं हुआ, अच्छी तरीके से बारिश नहीं हुआ, तो उस पर्टिकुलर ईयर में हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन लो होगा, हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन लो होने की वजह से हमारे पास सप्लाई करने के लिए स्टॉक कम रहेंगे। मीन्स अगर हमारा वेदर कंडीशन अनफेवरेबल अच्छा नहीं रहा तो उस ईयर हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, लो होगा। लेकिन लोगों को खाने पीने के लिए एग्रीकल्चर गुड्स के लोग डिमांड करेंगे, लोगों को खाना कंज्यूम करना है, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स कौन सा गुड्स है, हमारे लिए नेसेसरी गुड्स है, हमको कंज्यूम करना है। अगर हमको सरवाइव करना है, अपने आप को जिंदा रखना है, तो एग्रीकल्चरल गुड्स को क्या करना पड़ेगा, अपने को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तो कंज्यूम करना पड़ेगा तो हम लोग उसका डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे डिमांड तो होगा, तो लेकिन डिमांड होगा जिस चीज का, तो उसका क्या होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगा। प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका क्या होना चाहिए, सप्लाई भी इंक्रीज होना चाहिए। यही तो अल्फ्रेड मार्शल ने बताया है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सप्लाई इसलिए लो हो रहा है क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास इतनी क्वांटिटी नहीं है कि हम लोग उसको सप्लाई कर पाए, क्योंकि उस ईयर हमारे पास जो वेदर कंडीशन क्या हुआ, अनफेवरेबल हुआ है, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन क्या हुआ है, एग्रीकल्चर गुड्स का क्या हुआ है, प्रोडक्शन लो हुआ है। प्रोडक्शन जब लो होता है, लोग डिमांड करते हैं, तो जब डिमांड करेंगे तो उस प्रोडक्ट का क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ रहा है तो उसका सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। तो सप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है, लो हो रहा है। तो होना क्या चाहिए था, सप्लाई क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। तो यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा, हालांकि सप्लाई क्या हो रहा है, लो हो रहा है। लो हो रहा है, क्यों लो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास इतनी क्वांटिटी में एग्रीकल्चर गुड्स नहीं है जिसको हम लोग सप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास अर्जेंट नीड फॉर कैश। सपोज कोई सेलर है, मींस रवि नाम का कोई सेलर है, रवि नाम का कोई एक सेलर है, शॉपकीपर है, उसके शॉप में क्या है, खिलौने का वो शॉप है, मीन खिलौना बेचता है। और उस रवि को अर्जेंट में 1 लाख रुपीस की क्या है, 4-5 घंटे में उसको इंतजाम करना है। वो 1 लाख रुपए की जरूरत है और वो 1 लाख रुपए उसको कब पूरा होना चाहिए, 4-5 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। तो रवि ये देखेगा कि उसके शॉप में कि कितना स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी है, जिसको वो सेल करके वो 1 लाख रुपया क्या कर पाए, अवेलेबल करा पाए, 1 लाख रुपए का इंतजाम कर पाए वो। तो रवि क्या करेगा, अपने शॉप का जितने सारे खिलौने हैं उनको सेल करने की कोशिश करेगा। तो सारा स्टॉक में पूरी क्वांटिटी में सेल करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको अपने कमोडिटी का प्राइस क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा। लो प्राइस इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप हमारे गुड्स को परचेज करें। क्यों परचेज करें, क्योंकि हमने अपने कमोडिटी का प्राइस क्या कर दिया, लो कर दिया है। तो लो आप प्राइस इसलिए आपने किया है क्योंकि आपको अपनी क्वांटिटी को सेल करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने गुड्स को सेल करके 1 लाख रुपीस को क्या करना है, आपके अपने पास इंतजाम करना है, उसको अवेलेबल करना है। तो आप देख रहे हैं अर्जेंट नीड फॉर कैश में आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने अपने गुड्स का क्या कर दिया है, प्राइस लो कर दिया है। आपने प्राइस क्यों लो कर दिया है, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। तो आप अपने शॉप में जितने स्टॉक पड़े उसको सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस लो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आप प्राइस इसलिए लो कर रहे हैं क्योंकि आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं, आप सप्लाई बढ़ा दें। तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है कि लो प्राइस पे भी आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं। लो प्राइस पे आपका सप्लाई ज्यादा हो रहा है। तो अर्जेंट नीड फॉर कैश में
अगर आपको अर्जेंटली कैश की रिक्वायरमेंट है तो उस समय पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। आपका शॉप है और आपको अर्जेंटली कुछ कैश का रिक्वायरमेंट है तो आप क्या सोचेंगे कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है कि जिसको सेल करके आप उतनी कैश अवेलेबल करा पाए। तो आप क्या सोचेंगे कि आप मेरे सारे स्टॉक में सेल कर दूं और मैं अपने फंड को क्या करा पाऊं, अवेलेबल करा पाऊं। तो आप अपनी पूरी स्टॉक को सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कमोडिटी का प्राइस लोअर करेंगे। लोअर इसलिए करें क्योंकि आप कंज्यूमर को आपको अट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करें, लो प्राइस पे भी यहाँ पे सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो उल्टा हो रहा है, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। हमारा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है, पेरिसेबल गुड। पेरिसेबल गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पेरिसेबल गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं, तो आप पेरिसेबल गुड्स में आप देखेंगे हमारा कुछ जो कि वेजिटेबल गुड्स है, मिल्क हुआ, फ्रूट्स हुआ, एग हुआ, फिश हुआ, ये सब कौन से गुड्स हैं, पेरिसेबल गुड्स हैं। अगर इनको प्रॉपर टाइम पे सेल ना कर दिया जाए तो ये खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, जिससे सेलर को क्या होगा, ज्यादा नुकसान होगा। सेलर क्या करेगा, पेरिसेबल गुड्स का प्राइस लोअर कर देगा और उसको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपनी लॉस नहीं करना चाहता है, लॉस को अवॉइड करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेजिटेबल्स मार्केट में जाते हैं और मार्केट का टाइम जो है शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक चलेगा। तो अगर आप यहाँ से 5 या 6, 7, 8 बजे आप जाएंगे तो उस वेजिटेबल का प्राइस देखेंगे, उस वेजिटेबल का प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स अगर आप यहाँ से 5 से 8 बजे के बीच में या 5 से 9 बजे के बीच में अगर आप उस वेजिटेबल्स मार्केट में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस वेजिटेबल्स का प्राइस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कब, 5 से 9 घंटे के बीच में, मीन्स 5 बजे से और रात को 9 बजे के बीच में अगर आप जाएंगे तो उस वेजिटेबल्स का प्राइस ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रात को 9 और 9:30 और 10 बजे के बीच में, 9 से और 10 के बीच में अगर आप जाएंगे वेजिटेबल्स मार्केट में तो आप देखेंगे उस वेजिटेबल्स का प्राइस क्या हो जाएगा, लोअर रहेगा, कम हो जाएगा। क्योंकि उस वेजिटेबल्स का प्राइस लोअर इसलिए सेलर ने कर दिया है क्योंकि वो वेजिटेबल्स अगर टाइम पे सेल नहीं हुआ तो वो खराब हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, इसकी वजह से उसको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो क्या करेगा सेलर, क्या करेगा यहाँ पे कि लॉस से बचने के लिए यहाँ पे क्या होगा, पेरिसेबल गुड्स का क्या होगा, प्राइस लोअर कर देगा, प्राइस कम कर देगा और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसका देखिए अल्फ्रेड मार्शल की बात बताई रॉन्ग सिद्ध हो रही, क्योंकि यहाँ पे लो प्राइस पे भी आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा सप्लाई हो रहा है। तो इसके यहाँ पे हमारे पेरिसेबल गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि पेरिसेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। अगर उनको प्रॉपर टाइम पे सेल नहीं किया गया, उनको बेचा नहीं गया तो वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जिसके वजह से सेलर को नुकसान हो सकता है। तो सेलर अपने कमोडिटी को नुकसान होने से बचाने के लिए या नुकसान से बचने के लिए वो क्या करेगा, अब तो कुछ समय के बाद उस वेजिटेबल्स का प्राइस लोअर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को सेल करेगा। तो यहाँ पे लो प्राइस पे भी यहाँ पे उस गुड्स को ज्यादा सेल करने की कोशिश किया जा रहा है। तो लास्ट हमारा एक्सेप्शन क्या है, रेयर गुड्स। तो रेयर गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। रेयर गुड्स वो गुड्स हैं वर्ल्ड में मिलना थोड़ा रेयर है, जो गुड्स हमारे पास ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत फ्यू मात्रा में है, फ्यू क्वांटिटी में हमारे पास है। रेयर गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जो गुड्स हमारे पास बहुत ही लिमिटेड में, बहुत माइनर में हमारे पास अवेलेबल है, तो ऐसे गुड्स को हम लोग रेयर गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ये मार्कर, ये दुनिया का वर्ल्ड का लास्ट मार्कर है, इसके बाद कोई मार्कर हमारे पास नहीं रहेगा, मींस ये लास्ट 1 पीस मार्कर है, इसके बाद अब कोई भी मार्कर प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, मींस ये लास्ट मार्कर है, इसके बाद कोई मार्कर कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसे लास्ट मार्कर है। तो ये लास्ट मार्कर एक ही पीस है, तो एक ही पीस है इसलिए क्या हो जाएगा, रेयर गुड्स के केस में आ जाएगा। तो ये 1 मार्कर होने की वजह से तो इस वर्ल्ड में जितने सारे टीचर रहेंगे वो सारे टीचर ये डिमांड करेंगे ये मार्कर उनके पास हो जाए। मीन्स उस मार्कर को खरीदने के लिए मीन्स
एनीथिंग मीन्स कुछ भी अमाउंट पेमेंट करने के लिए वो रेडी हो जाएंगे, मीन्स कितना भी उस मार्कर का प्राइस पे करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि उस मार्कर हमारे पास क्या है, लास्ट मार्कर 1 मार्कर है, इसके बाद कोई मार्कर हमारे पास नहीं रहेगा। तो उस मार्कर को खरीदने के लिए कितना भी पैसा वो देने के लिए रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मार्कर है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी कितना है इस मार्कर का, 1 पीस हमारे पास। आप तो इस 1 पीस होने की वजह से सारे लोग डिमांड करेंगे, मीन्स जितने टीचर वो सभी लोग डिमांड करेंगे कि वो मार्कर इनके पास हो जाए, उस मार्कर का ओनर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मीन्स बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगा। तो उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो सप्लाई भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सप्लाई करने के लिए हमारे पास उतनी क्वांटिटी नहीं है, हमारे पास उतना स्टॉक नहीं है, हमारे पास तो एक ही पीस है, 1 पीस है जिसको हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो इस रेयर गुड्स के केस में क्या हो रहा है कि प्राइस इतना हाई होगा, इतना प्राइस हायर होगा, लेकिन उस हायर प्राइस पे हमको सप्लाई करने के लिए हमारे पास उतना स्टॉक नहीं है, हमारे पास उतना क्वांटिटी में नहीं रहेगा कि जिसको हम लोग सप्लाई कर दें और जिसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर पाए। तो यहाँ पर रेयर गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आई होप आपको एक्सेप्शन आपको पसंद आया होगा, आपको एक्सेप्शन के बारे में आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आप यहां तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।